नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरम पर है। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 10 हत्याएं हो चुकी हैं। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। नालंदा में 2 लोगों को गोली मार दी गई। मुजफ्फरपुर में एक सरकारी कर्मचारी की उसकी पत्नी और बेटे के सामने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पटना में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक को गोली मार दी गई। ये वो घटनाएं हैं जो बीते एक हफ्ते के अंदर बिहार में हुई हैं। मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हिंदू नौजवान को तलवार से काट दिया गया। बिहार की पुलिस बेबस है और जनता हैरान, परेशान। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। 2 दिन पहले पटना में प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। सभी मामलों में बिहार पुलिस का रटा रटाया जवाब। जांच की जा रही है। अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, लेकिन अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। पुलिस का रवैया ढीला ढाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं, खामोश हैं। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सत्ता के लालच में अपराधियों से हाथ मिलाने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की निष्क्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। जेडीयू और बीजेपी के नेता पूरी तरह बचाव मुद्रा में हैं। उनका कहना है कि जंगल राज वालों को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान कटिहार और मोतिहारी के अलावा भागलपुर, अररिया, दरभंगा और समस्तीपुर में भी दंगे देखने को मिले। पूरे बिहार में 24 घंटे के दौरान 10 लोगों की हत्या कर दी गई। इससे इतना तो साफ है कि बिहार में माफिया अब बेखौफ है। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं। 24 घंटे में 10 मर्डर। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और जब मुख्यमंत्री ही सक्रिय नहीं है तो पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद क्या ही की जा सकती है। बिहार में हर हत्या का पुलिस के पास एक ही जवाब है, जांच चल रही है। बिहार में लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ योगी आदित्यनाथ होते तो अब तक गाड़ियां पलट चुकी होती, कुछ हत्यारे जमीन के नीचे और कुछ ऊपर जा चुके होते। बिहार के लोग अपराधियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें गृह विभाग की कमान किसी सक्रिय मंत्री के हाथ में सौंप देनी चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जंगल राज वालों को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। बिहार की जनता को चैन से रहने का हक है और ये हक उन्हें मिलना ही चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया हैं, एक बार वो आपको सुना दूं। सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस घटिया बयान की निंदा करता हूं। क्या नीतीश सरकार की यही भाषा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसका सम्मान हो, जो एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर देना चाहिए मंत्रिपरिषद से। जहां तक सवाल है, 24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहां भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? भारतवर्ष में इस तरह जंगल राज अगर कहीं है इस समय तो उसका सर्वोच्च मैं कहूंगा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। और पता नहीं नीतीश जी जाग रहे हैं या अर्ध जागृत अवस्था में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से पहले ही दिन से कह रही थी कि कार्रवाई होगी, तुरंत होगी और जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में आएंगे, बचेंगे नहीं। तो पुलिस ने उद्भेदन भी कर दिया, पूरे मामले सामने आ गए हैं लोगों के और किन लोगों ने हत्या की, कौन शूटर रहा, कहां से उसने हथियार प्राप्त किया, ये सारी बातें अब लोगों के सामने आ गई। और लगातार बिहार की पुलिस व्यवस्था सख्ती के साथ काम कर रही है और किसी भी अपराधी को बिहार पुलिस छोड़ेगी नहीं और अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये बहुत साफ संदेश है। देखिए, मैं समझता हूं ना कि एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है। एनकाउंटर
कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता, वो पूरे तार पता चलने चाहिए। और गोपाल खेमका जी के अलावा बिहार का कोई जिला नहीं है जहां प्रतिदिन या तो हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी चीजें ना हो रही हों। तो सरकार एक तरह से अगर आप कहें, मैं बहुत ही सॉफ्ट शब्द भी इस्तेमाल करूं, तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। नीतीश जी या दिल्ली दरबार चला रहा है या रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, उसकी परिणति आम लोगों के जानमाल को दांव पे लगा के किया जाता है। यादव ने हत्या किया, पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब खुलासे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है सबको जेल के अंदर सड़ना होगा। पुलिस अपने पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई यदि पुलिस को जवाब दे रहा है तो जवाब देने के लिए पुलिस पूरी तरह छूट है। तेजस्वी यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना बकवास है, इसलिए कि वो उसी तरह की फालतू बात को में करते हैं। भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखें ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन अपहरण होता था, हर महीने कोई न कोई नरसंहार होता था। जरा उसको याद करें ना। भुला गए? कहां थे उस समय? तो बहुत छोटे होंगे ना, उनको कुछ याद भी नहीं होगा, और अगर याद होगा भी तो याद करना नहीं चाहते होंगे। घटना कहीं भी हो सकती है, घटना घटती है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी, कांग्रेस से हमारे साथ तनवीर सफ्दर जी और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि अब विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा, बिहार की जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, 24 घंटे और 9 हत्याएं, एक एनकाउंटर, मतलब एक अपराधी को ढेर किया गया है। हालांकि उसके पीछे भी जो मास्टरमाइंड है वो भी कोई और निकला। ठीक है, जंगल राज ना कहें तो क्या कहें? पुष्पेंद्र भाई, तनवीर सफ्दर जी, हेमंत गुप्ता जी, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। भाई मैं बताना चाहता हूँ, सवाल पूछना जायज है। बिहार में जो हो रहा है उसके लिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हत्याएं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जंगल राज कब था? नरसंहार कब होता था? पहली सरकारों में क्या होता था? आए दिन कहीं नरसंहार होते थे, कहीं उपद्रव होते थे, कहीं कितनी सारी हत्याएं होती थी। लेकिन आज के समय में ये कहना सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरोपी आरोपी होता है, अपराधी अपराधी होता है। यदि कोई हत्या हो जाती है या कोई भी इस तरीके का केस हो जाता है, उस पर यदि शासन प्रशासन कार्रवाई न करे, यदि आरोपियों को पकड़े नहीं, तब हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन ढील छोड़ के रखा है, शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो त्यागी जी इस हिसाब से तो घटनाएं होती रहे और शासन प्रशासन अपराधियों को पकड़ता रहे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं फिर तो। देखिए पुष्पेंद्र भाई, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो वही तो सवाल है मेरा, क्यों हो रही है? चाहिए हाँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ। घटनाएं 0 होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन आरोपी जो होता है या आतंकवादी जो होता है या जो मतलब जिहाद जो लोग कर रहे हैं या जो धर्मांतरण जो लोग कर रहे हैं,
जो जिनके दिमाग में है उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। अपराधी हो, आरोपी हो, कोई भी गुंडा हो, बदमाश हो, जो भी शूटर हो, वो जितने लोग होते हैं। त्यागी जी, अब आप खुद मानने हैं, अब आप खुद मानने हैं कि इनका कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, फिर आगे से मत कहना कि एक विशेष समुदाय पे जो उंगली उठा देते हैं कि ये उस धर्म के लोग हैं। मेरे भाई, आतंकवादियों की बात करोगे हाँ, तो फिर उसी समुदाय से निकल करके आते हैं। अच्छा, ये अब नहीं कहा धर्म की बात जाता आ गई। है- नहीं नहीं, सुनिए दोनों, ये नहीं कहा जाता है कि उस धर्म के सारे लोग आतंकवादी हैं, हाँ, समझना। लेकिन आतंकवादी जिहाद के रूप में उसी धर्म में से निकल करके आते हैं, ये बात है। यही बात मैं अब आरोपी अभी और आपने एक बात अपराधी की बोली कर रहा थी हूं। कि जिनके दिमाग में आरोपी- धर्मांतरण चलता है, जो धर्मांतरण कराते हैं, उनका कोई धर्म हाँ, नहीं होता, जिहाद। लेकिन उनका तो साफ भाई, धर्म साफ दिखाई दे जिहाद- रहा है। जो मतलब नहीं, बात जिहादी जायज तो है, आप होते वो नहीं हैं। बोल पा रहे। देखिए, देखिए, गलत गलत है और सही सही है। आरोपी आरोपी है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी आरोपी व्यक्ति का आरोपी है तो आतंकवादी हत्या करता है, आतंकवादी है, बात खत्म। बात खत्म कहाँ हो जाती है? हाँ, आरोपी देखो, आरोपी को पकड़ा गया, जेल भेजा गया, भेजा गया नहीं भेजा गया, हाँ। और भेजा जा रहा है, और हाँ। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सबको जेल भेजा जाएगा। और आतंकवादी किसी को तो पकड़ा ही नहीं जा रहा। आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा भाई? सीधा पाकिस्तान में जा करके मारा जाता है। पाकिस्तान में घुस करके 10 जगहों पर, 10 ठिकानों पर जाकर के एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अभी आपने देखा होगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जलालुद्दीन जाइए, नाम का जो उत्तर प्रदेश व्यक्ति में जाइए, क्योंकि बुलडोजर बिहार चला में है, जो बिहार की जनता है वो चाहती है कि बिहार में योगी मॉडल लागू हो जाए, ठीक है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल जाता है, ठीक है, बिहार में क्यों नहीं चल पा रहा भैया? देखिए पुष्पेंद्र भाई, इस बात को मैं भी सहमत हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी चलना चाहिए। अब यह आपने कहा है, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इटली में भी लागू हो चुका है योगी मॉडल। अब बिहार में आप भी कह रहे हैं और बिहार की जनता भी कह रही है। बिहार की जनता कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो नहीं, बिहार की जनता की नहीं, बात आपने- बता रहा हूं, मैं क्यों कहूंगा? नहीं, आपने भी कहा, नहीं आपने भी कहा, ऐसी बात नहीं है। आप भी चाहते हैं ये, और बिहार की जनता भी चाहती है। और मैं कहता हूं कि 28 राज्य भी यही चाहते हैं कि योगी मॉडल लागू हो। तो विपक्ष वालों को ये कब समझ में आएगा कि बुलडोजर से कार्रवाई करना सही हाँ, है? पूछ लेते या हैं, जिस विपक्ष में तरीके से बैठे योगी तनवीर जी बैठे नहीं, विपक्ष में, एक बार विपक्षियों पूछ को लेते हैं। समर्थन तनवीर करना जी, चाहिए एक तो कि बिहार में जो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी कानून चाहिए। व्यवस्था चरम पर है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और दूसरा जो योगी मॉडल की बात आ रही है। नमस्कार। जैसा कि आप बिहार की अगर बात करें तो बिहार का जो इस टाइम पे जंगल राज का एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल के लिए आप खुद, मैं उनको ना भाषित करके, भाजपा के प्रिय मित्र बैठे हुए हैं, ये मोदी जी की बात को तो ज्यादा मानते होंगे, और चूंकि नीतीश जी इनके साथ हैं, नीतीश जी को भी ये ज्यादा जानते होंगे। नीतीश जी ने और मोदी जी ने दोनों के भाषा में अगर परिभाषित दिया जाए तो बहुत तेज, और अमित शाह जी को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, तो नीतीश जी को तो वो बहुत पहले कह रहे थे कि इनका तो डीएनए ही खराब है, ये तो नरेंद्र मोदी जी कहने वाले हैं। और नीतीश जी की भाषा में अगर कहा जाए, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता को ठगने के लिए उन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने तो पहले किया था कि भारतीय जनता पार्टी बी से बड़का, जे से झुटका, पी से पार्टी, खराब डीएनए वाली पार्टी और बड़ा झुटका पार्टी जब गठबंधन करके कोई सरकार चलाएगी तो उस प्रदेश का क्या अंजाम होगा, ये तो चिंता का विषय पहले ही था। और उस चिंता को आज देखने को मिल रहा है कि जंगल राज बनाकर छोड़ दिया जाता है, कभी भी किसी को मार दिया जाता है, कभी भी किसी के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, और मुंह दर्शक बने रहते हैं। ऐसा बिहार का कोई जिला नहीं जो नीतीश जी और मोदी जी के जंगल राज से हिला नहीं। फिर भी अफसोस इस बात का कि नीतीश को मोदी जी से और मोदी जी को नीतीश से कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं। लेकिन बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं जो ऐसी हृदय विदारक घटनाओं से हिला नहीं। ये कौन सा प्रेम है सत्ता के लोभ में? सत्ता के लोभ में जब इस तरीके के प्रेम से सरकारें बनाई जाती हैं,
बड़का झुटका पार्टी और डीएनए खराब वाली पार्टियां जब सत्ता में आ जाती हैं तो ये दुष्परिणाम होने ही थे। और नहीं, बिल्कुल तनवीर जी, देखिए ये जो बिहार में घटनाएं हो रही हैं ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और मैं तो साफ तौर पर कहूंगा कि भैया जंगल राज पहले होता होगा, लेकिन फिलहाल भी ऐसी स्थिति में जंगल राज ही है। लेकिन इंडिया गठबंधन विपक्ष क्या कुछ आगे करेगा? क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन के खुद के दल टूटते हुए जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी कमजोर होता हुआ जा रहा है। 239 सीटों पर 400 पार वाले को ला देने वाला अगर विपक्ष कमजोर होता तो ये हास्यास्पद हो जाएगा, क्योंकि 400 पार का नारा लगाने वालों को बैसाखियों पर लाकर इसी इंडिया गठबंधन ने खड़ा कर दिया। और बिहार की जनता चूंकि ये तनवीर जी ये आपने अच्छी बात, तनवीर जी बिल्कुल ये आपने किसी का बेटा मारा जा रहा है, नहीं तनवीर जी एक मिनट, हाँ। तो इनको सबक बिहार की जनता सिखाने के लिए एकदम तैयार। बिल्कुल। और तनवीर जी आपने खुद ये बात कही कि जो 400 पार करते थे उनको हमने कहां आकर रोक दिया, तो फिर ये आपकी तरफ से क्यों आवाजें उठ रही हैं? महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हुई, ये सब हुआ, तो सब कुछ तो निष्पक्ष है, दिक्कत क्या? जिस दिन निष्पक्ष हो जाएगा तो वो तो आप भी बेहतर जानते होंगे, निष्पक्ष रहे, लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे लोकतंत्र में, इसीलिए पारदर्शिता लाने की अगर बात करते हैं तो चूंकि हम लोगों ने कांग्रेस हम लोग हैं और हम लोगों ने देश को निर्माण किया है, देश की संस्थाओं की गरिमा बनी रहे, हमेशा ऐसा सपना देखा है, तो अगर उसमें पारदर्शिता लाने की बात करते हैं तो ये तो जनता के हित में, हर जनता को ठीक है अपने विश्वास। ठीक है तनवीर जी, हेमंत गुप्ता जी से मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। कांग्रेस के कौन सा निर्माण किया है देश का? हिंदुस्तान पाकिस्तान बना करके निर्माण किया है देश का, या किस तरीके से कांग्रेस ने किया? थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कह दिया कि हिंदुस्तान का निर्माण किस रूप में किया है भाई? पीओ पे दे करके पाकिस्तान को किया है क्या, या पाकिस्तान बना करके दिया है क्या, या बांग्लादेश बना करके, जो वो भी बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा है? देखिए ठीक है, वो मुद्दा दूसरा छोड़ दीजिए। ये जो आज का जो नहीं, कौन सा निर्माण कर दिया है मेरे भाई? मेरे को ठीक है हेमंत गुप्ता जी आप बिहार में क्या देख पा रहे हैं? बिहार में क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि जो विपक्ष है वो जंगल राज बता रहा है, तो इधर से खुद सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको तो पूछना भी नहीं चाहिए जिनके राज में खुद जंगल राज हुआ करता था। जी हाँ सत्येंद्र त्यागी जी, एक बात का मैं जवाब भी दे दूं अगर आप कहें तो। बिल्कुल दे दीजिए। ये पाकिस्तान ये भाजपा के लोगों का पाकिस्तान से कौन सा प्रेम है? कभी जिन्ना की मजार पर अडवाणी जी चले जाते हैं, कभी मोदी जी चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं, कभी शाल उड़ाने चले जाते हैं, बिना बुलाए चले जाते हो। पाकिस्तान से प्रेम आप करते हो और आप पाकिस्तान के पीछे कब तक छुपते रहोगे? आज आप बताइए, आतंकवादी आएंगे और हमारे लोगों को पहलगाम में मार के चले जाते हैं, पुलवामा में मार के चले जाते हैं, आज इतने साल हो जाने के बाद भी उसकी जांच नहीं करा पाते हैं। और ये जो जंगल राज फैल रहा है, इस जंगल राज पे नरेंद्र मोदी जी की मोहर लग चुकी है, क्योंकि पूरा देश जान चुका है, बिहार की जनता जान चुकी है। अब इनका जो है लोग निर्भय हो गए हैं, आतंकवादी निर्भय हो गए हैं। नहीं ठीक है शांत हो जाइए, देखिए मुद्दे से मत भटकिए, आवाज डाउन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी देखिए पुष्पेंद्र, क्राइम को समझना हो तो हम लोगों को पीछे जाना होगा। हाँ। और क्राइम के आंकड़ों को देखना होगा। बिहार का जो क्राइम है वो एक्चुअली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 2018 में भी गोपाल खेमका के बेटे कुंजन की हत्या हाजीपुर में कर दी गई थी, तो वो भी इसी प्रॉपर्टी को लेकर के है। और इस प्रॉपर्टी में देखिए जो इन्फॉर्मर था, ही वॉज एनकाउंटर्ड बाय द पुलिस। ये पुलिस ने अभी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। और जो मास्टरमाइंड था अशोक साहब, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। एसटीएफ के एडीजी ने उसका कॉल रिकॉर्ड भी खंगाला और पता चला कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर था। बात ये नहीं है कि ये गोपाल खेमका कांड हुआ पटना में, बात ये है कि अभी क्यों हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी क्यों हुआ, और ये क्राइम इंडिया में इतना बढ़ा क्यों, और बढ़ा हुआ लेवल किस लेवल तक है बिहार में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक एक करके इसको अगर रेक्टिफाई करते चल रहे या इसको क्लासिफाइड वे में हम इसका एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि पता चलेगा कि जब इलेक्शन होता है तब तक लीडिंग पार्टी को डैमेज करने के लिए कहीं ना कहीं से साजिश रची जाती है। अब ये नहीं कहेंगे कि साजिश किसने रचा। आप देखिए कि सीएम नीतीश कुमार जी ने बिहार के तुरंत डीजीपी को विनय कुमार जी को इंस्ट्रक्शन दिया
कि किसी भी एंगल से अगर ये क्राइम किसी भी लेवल पे हुआ है तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और इमीडिएट एक्शन लीजिए। तो जानते हैं इस पर क्या हुआ पुलिस महकमा को, ये इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बताने कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि आखिर ये क्राइम का जो ग्राफ है बढ़ रहा घट रहा क्यों। तो पता चला कि बेऊर जेल भी खोजा जा रहा, हर इंडिविजुअल को भी खोजा जा रहा, लेकिन क्योंकि ये एक साजिश है। इधर तेजस्वी यादव एक स्टेटमेंट देते हैं, देखिए ये स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं से बू आती है कि सुशासन साहब सुस्त है, अचेत है, उनकी उम्र ये हो गई, बहुत सारा स्टेटमेंट आ रहा है। काउंटर कर देना एक कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी यूपी की जो बात हो रही है तो ये मानना जरूरी है कि अगर सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार आ गया हो और सरकार भ्रष्ट हो गई हो, तंत्र भ्रष्ट हो गया हो, तो कहीं ना कहीं आपको एनकाउंटर करना पड़ता है ताकि आपको अपनी इमेज बचा सके। लेकिन ध्यान देना होगा क्राइम का लेवल ये भाजपा का या राजद का बनाया हुआ नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम से कांग्रेस पोषित ये कार्य है। आप जब से देश आजाद हुआ है आप देखिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण आप कर रहे थे तो एक और आप बढ़ावा दे रहे थे। अमेरिका की हालत आज क्या है, वो नोबेल पुरस्कार लेना चाहता है। दो दुनिया के बड़े दुश्मन, एक देखिए कि इजराइल और पाकिस्तान दोनों दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों ने ट्रम्प को लिख के दिया कि नोबेल अवार्ड इनको मिलना चाहिए। इसी तरह से देखिएगा कि भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण का, बेरोजगारी का, गरीबी का, ये किसके टाइम से आया, ये कांग्रेस के टाइम से आया और वहीं से क्राइम बढ़ी। क्राइम बढ़ने का मेन जरिया क्या है, लैंड डिस्प्यूट, कास्ट डिस्प्यूट, बेरोजगारी, महामारी, ये महंगाई, ये मेजर इश्यूज हैं जिसके कारण क्राइम होता है। तो ये नहीं, तो हेमंत गुप्ता जी, तो इस हिसाब से अगर हम बिहार की फिलहाल की स्थिति देखें तो वहां पर बेरोजगारी अगर कम है तो इसी हिसाब से अपराध बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए लैंड डिस्प्यूट कब होता है, जब किसी चीज की स्कार्सिटी आती है, डिमांड जब बढ़ता है, स्कार्सिटी जब हो जाती है तो क्या करते हैं, छीना जब्ती होता है। ये तो यूनिवर्सल एक रूल ट्रुथ मतलब एक पॉलिसी है। आप चार लोगों के बीच में 100 रुपया रख दीजिए, उनको बोलिए कि भाई आपस में बार्टर ट्रांजेक्शन कीजिए, तो पता चला 4 दिन के बाद एक आदमी के पास 75 रुपया आ गया, एक आदमी के पास 25 आ गया, एक के पास कुछ भी नहीं है। ये रूल है। तो ये स्कार्सिटी कब आएगी, जब हम इक्वलिटी पर ध्यान नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा क्या कहता है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, लेकिन ये नहीं हो रहा। हम क्रेडिट देना चाहते हैं। आज के दिन में आपके माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री इस देश के ऐसे रोल मॉडल हैं। हाँ, इनके जनरेशन, इनके टाइम में हत्या अपहरण बहुत कम हुई है। दिल्ली जबकि अपराध के मामले में अगर देखिएगा तो नंबर 1 में, अगर आप देखिएगा किडनैपिंग में तो दिल्ली सबसे 1 है। महिलाओं को लेकर देखिएगा तो राजस्थान नंबर 1 है। बच्चों से लेकर कांड देखिएगा तो मुंबई नंबर 1 है। लेकिन जो लेवल पे जिस तरीके से क्राइम घटा है पिछले 10 साल में, उसमें हम ये कर सकते हैं कि इकोनॉमिकल क्राइम बढ़ गया, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, नो डाउट ये, और ये टेक्नोलॉजी के चलते ये क्राइम बढ़ गया है। लेकिन अब ये समझना है कि बिहार में जो हत्या हुई वो क्यों, इलेक्शन के टाइम में क्यों हुआ, तो ये इस पर एक बू आती है। और ये देखिएगा, अगर बहुत ये बात ठीक है कि मनोज झा जो थे आरजेडी को, उन्होंने एक अच्छी बात कही, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एनकाउंटर जो है ना कई रियलिटीज को छुपा देती है। तो एनकाउंटर जैसे तवज्जो रहना, आप ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है उनका स्टेटमेंट, लेकिन देखिए उस सारा स्टेटमेंट देने के बावजूद तवज्जो रहना ने अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं किया कि इंडिया में 26/11 का जो क्राइम हुआ था मुंबई में, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, आईएसआई का उस समय चीफ कौन था, ये स्टेटमेंट उसने नहीं दिया, बताया। उसने बताया कि एक मेजर ने कहा, मेजर की कितनी औकात, इज द वन रिलेवेंट ऑफ द आर्मी पर्सन, लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्राइम के पीछे रीजन क्या है। बिल्कुल, और जब चुनाव का टाइम है, और चुनाव के टाइम में महाराष्ट्र में भी देखने को मिला जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, तो वो भी फिलहाल याद करने को मिला। लेकिन सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि सोचिए आपकी 24 घंटे के अंदर 9 हत्याएं हो जाती है। हाँ ठीक है, और मेरे हिसाब से जो जिले निकलकर सामने आए, पूर्णिया, मुजफ्फरनगर, पटना, नालंदा, मोतिहारी, तो हर जिले में घटनाएं देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन इसी समय क्यों
क्यों, अभी क्यों? सत्येंद्र त्यागी जी। देखिए पुष्पेंद्र भाई, वैसे हमारे हेमंत गुप्ता जी ने ये सीधे सीधे शब्दों में या थोड़ा घुमा करके मान लो ये कह दिया है कि अब चुनाव आने वाला है और सबको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो ये हत्याएं अभी क्यों? भाई बिहार ऐसा तो है नहीं कि अभी बिहार राज्य बना हो या नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री बने हो या नीतीश कुमार जी ने अभी सत्ता संभाली हो, लेकिन चुनाव से तुरंत पहले इस तरीके के मुद्दे क्या लगातार हत्याएं, तो इससे ये सिद्ध होता है, जैसा कि मैं हेमंत गुप्ता जी भी कह रहे हैं, मैं भी कहना चाहता हूं और हमारे पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि एकदम से ये प्रायोजित तरीके से इस तरीके से हत्याएं करवाना और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना, वो भी चुनाव से पहले ये दिखाने की कोशिश करना। नहीं, अगर हम कि तेजस्वी यादव का जंगल बयान राज देखें तो उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार में अब तक 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं, और अगर एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करें तो 2005 से 2019 तक ये जो हत्याओं के मामले हैं ये काफी ज्यादा बढ़े थे। देखिए, यदि तेजस्वी यादव जी ने यदि कोई आंकड़ा दिया है तो उस पर तो पहले तो कोई भरोसा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आंकड़ा आप भी निकाल सकते हैं, हम भी निकाल सकते हैं और सही आंकड़ों पर बात की जानी चाहिए। और यदि वो कोई 65,000 का आंकड़ा दे रहे हैं तो उन पर वो आंकड़ा होगा जब उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चलाई थी, या जब उनके पिताश्री मुख्यमंत्री थे, या जब उनकी माता जी मुख्यमंत्री थी। तो जो उन पर जो डाटा है वो डाटा किसके पास होता है? डाटा तो उन्हीं के पास होता है जो कोई इस तरीके के कार्य करते हैं। तो उन्होंने जो किए होंगे कार्य, उन्होंने कोई उस तरीके का डाटा बनाया होगा, तो वो डाटा को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का डाटा मैंने तो अभी तक कोई देखा नहीं कि इतना 65,000 हत्याएं हो गई। हाँ, उनके राज्य में नरसंहार हुए थे, उनके जब सरकारें थी, जब बिहार में क्या होता था सबको पता था, ना महिला सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित थे, ना कोई भी मतलब आम गरीब मजदूर कोई भी मतलब व्यक्ति जब घर से निकलता था तो लूट पाट आए दिन होती थी। ऐसा कोई दिन नहीं था, दिन छोड़िए ऐसा कोई घंटा नहीं होता था इस घंटे में वहां पर हत्याएं नहीं होती हो, लूट नहीं होती हो, अपहरण नहीं होता हो, आए दिन कहीं ना कहीं बिहार में नरसंहार नहीं होता हो, आए दिन लूटपाट सब कुछ होता था। लेकिन पुष्पेंद्र भाई, फिर मैं उसी बात को कहूंगा कि ये होना गलत है, हत्याएं होना गलत है, नहीं होनी चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए। लेकिन नहीं, देखिए त्यागी जी, पुरानी सरकार पर सवाल खड़े करना तो बिल्कुल भी उचित है नहीं, क्योंकि पुरानी सरकार में क्या हुआ, कितना जंगल राज था, कितनी हत्याएं हुई। सवाल ये है कि आपने कितना कंट्रोल किया। आप सुनिए, मुजफ्फरपुर में एक सरकारी कर्मचारी की उसकी बीवी और बेटे के सामने चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। क्या ये कैसे कोई प्रायोजित हो सकता है? ये साजिशन हो सकता है कि ये राजनीतिक भेंट चढ़ जाए? ये तो हत्या हुई है, ठीक है। देखिए पुष्पेंद्र भाई, आपने तेजस्वी यादव जी का बयान पूछा, इसलिए मैंने पुरानी सरकारों पर सवाल उठाए। अब आप आ जाइए अब की हत्याओं को। तलवार से एक हिंदू व्यक्ति को काट दिया जाता है, तो क्या उस पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं? क्या उस पर कोई भी विपक्ष का व्यक्ति बोल रहा है कि ये क्या है, क्यों काटा गया? हिंदू व्यक्ति को तलवारों से काट दिया गया, क्या किसी ने इस पर विरोध किया? इस समय जो बलरामपुर में धर्मांतरण के रूप में इतना 100 करोड़ मतलब देशद्रोह का कानून लगा हुआ है, इस पर मतलब किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टैलिन हो, चाहे जितने भी जो हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति आगे आकर के ये बोला कि ये देश के साथ गलत हो रहा है? 100 करोड़ रुपए की फंडिंग विदेशों से कैसे आ रही है और किसके लिए आ रही है और क्यों आ रही है? भाई यदि ये पैसा आए तो गरीबी को दूर करने के लिए आए। बहुत मुसलमान भाई गरीब है, उनको शिक्षित किया जाए,
उनको पढ़ाया जाए, उनको लिखाया जाए, शिक्षा के लिए लगाए, गरीब लड़कियों की शादी के लिए लगाया जाए। भाई जिहाद के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए 15-15 लाख रुपया एक एक लड़की को हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए इतना सारा पैसा जो आ रहा है उस पर सारा विपक्ष अच्छा, कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन अब तक करा दिया था? त्यागी जी, कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन अभी तक करा दिया था? 1500 तो जलालुद्दीन करा चुका है। तो भैया आप कहां थे? आप कहां थे? आपकी सरकार कहां थी? इतने समय बाद आपने पता लगाया? मेरे भैया पुष्पेंद्र भाई, ये आए दिन हो रहा है। आए दिन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का ही तो ये मामला है, बलरामपुर का। ठीक है, आप पता चल गया तो उसकी कोठी पे बुलडोजर चलवा दिया, पकड़ लिया, एटीएस ने जांच की, सब कुछ, लेकिन पहले से ही चलता हुआ आ रहा था, इतनी देरी क्यों हुई? मेरे भैया अफगानिस्तान चला गया, आपको भी पता है, चला गया। वहां भी हिंदू थे, धर्मशालाएं थी, यज्ञशालाएं थी, मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, सब कुछ था, हिंदू भी थे, हिंदुओं के नेता भी थे, लेकिन चला गया ना अपना अफगानिस्तान। खैर ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में फिलहाल डिबेट रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो मामले है ना, ये प्रयागराज से केरल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक ताजा मामला भी आपने प्रयागराज का सुना होगा। मेरे भैया एक मिनट मुझे खत्म तो करने दीजिए। पाकिस्तान में भी धीमे 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 कहां चले गए? पाकिस्तान को टुकड़े करके हमने बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश हमारा मित्र देश था, बांग्लादेश हमारा दोस्त था, हमने उसका सहयोग किया, उसको हमने बचाया। लेकिन आज के समय में वहां पर भी अब जब वो बहुसंख्यक होते जा रहे हैं तो मंदिरों को भी तोड़ रहे हैं, गुरुद्वारों को भी तोड़ रहे हैं, मतलब वहाँ धर्मशाला। मैं समझ गया। अब आप सीधा सीधा बिहार की बात में बता दीजिए, हत्याओं की वजह क्या है? हत्याओं की वजह क्या है बिहार में, बता दीजिए सीधा। हत्याओं की वजह व्यक्तिगत लड़ाइयाँ है, व्यक्तिगत। आप कोई भी केस उठा करके देख लीजिए, बढ़ती बेरोजगारी है, मानसिकता, आरोपी की जो मानसिकता है, अपराधियों की जो मानसिकता है, जो पैसे लेकर के जो उनका मर्डर कराया जा रहा है, उसमें एक खुलासा भी हुआ है कि 10 लाख रुपए लिए गए थे। तो ये सारी चीजें व्यक्तिगत लड़ाई है, लेकिन सरकार सख्त है, सरकार ने जेल भेजा है, आरोपियों को पकड़ा है और एक व्यक्ति का एनकाउंटर भी हुआ है। तो सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अपराधी अपराधी होता है, आरोपी आरोपी होता है। लेकिन मैं यही विपक्ष की पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वो आंखें बंद न किया करें। यदि तलवार से किसी हिंदू को काटा जाता है तो उस पर भी विरोध करें। ठीक है, तनवीर सफदर जी, तनवीर जी क्या कहेंगे? उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। और जब प्रयागराज से एक लड़की को ले जाकर दिल्ली के थ्रू, केरल के थ्रू आतंकवादियों को सौंपा जाता है तो उसके खिलाफ भी विपक्षी पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए। मैं यही आग्रह विनती निवेदन करता हूँ, जलालुद्दीन जैसे लोग जो 100-100 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग में लेते हैं, धर्मांतर कराते हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। ठीक है, विपक्ष की पार्टी ठीक है तनवीर जी आप आ जाइए। ठीक है त्यागी जी, तनवीर जी। जैसा कि दो बातें, सबसे पहले तो हेमंत गुप्ता जी ने कहा कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं, और बिहार में बेरोजगार बढ़ रहा है। तो बिहार में बढ़त बेरोजगार बा, बिहार बेहाल बा, इसीलिए बढ़त अपराध बा। बिल्कुल, हेमंत गुप्ता जी ने ये भी कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो इस हिसाब से घटनाएं हो रही है, और ये भी बताया कि कांग्रेस के समय से ये चल रहा है। वैसे अब बिहार के प्राण नीतीश जी और मोदी जी छोड़ दे। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं सत्येंद्र त्यागी जी की बात तरफ। थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए तो मैं आपको बताता हूँ। त्यागी जी सुन लीजिए, त्यागी जी प्लीज धीरज रखिए और शांत हो जाइए। अरे बिहार त्यागी जी प्लीज बात सुन लीजिए उनके। उसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान ठीक है आप सुन लीजिए, अब डाउन कर दीजिए। ठीक है तनवीर जी। जैसे कि अभी सत्येंद्र जी खुद ही बोल रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हिंदुओं को धर्म पर परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदुओं का धर्म खतरे में है, हिंदुओं की जान खतरे में है,
तो फिर ऐसी सरकार को हिंदुओं ने ही मन बना लिया है कि इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। जिस सरकार के अंदर हिंदुओं की जान सुरक्षित ना हो, जिस सरकार के अंदर हिंदुओं का धर्म सुरक्षित ना हो, उस सरकार का क्या ओढ़ेंगे, बिछाएंगे या अचार डालेंगे? ऐसी सरकार को जो बिल्कुल हिंदुओं पर अत्याचार कर रही हो, हिंदुओं की अत्याचारी सरकार, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र स्वयं कह रहे थे कि हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिसमें हिंदू ही सुरक्षित ना हो, जिसमें बहुसंख्यक सुरक्षित ना हो, तो ऐसी डबल इंजन सरकार को एकदम से भगा के फेंक देने का समय आ गया है। और बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि आप एक ही प्रदेश नहीं, जिस प्रदेश में देख लेंगे जाके, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मणिपुर हो, प्रधानमंत्री जी की तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि अपने ही देश के किसी प्रदेश में जा भी पाए। तो जो इस स्थिति में आज देश को लाकर छोड़ दिया हो, तो बिहार की जनता ने एकदम मन बना लिया है। इन्होंने खुद स्वीकारा कि बिहार के अंदर एकदम से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है। फिर उन्होंने स्वीकार करा कि नीतीश जी तो फेल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो फेल हैं, और तीसरी चीज उन्होंने स्वयं स्वीकारी है, क्योंकि विदेशों से फंडिंग आ रही है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अमित शाह भी एकदम से फ्लॉप हैं। अमित शाह को यही खबर नहीं हो पाती कि पैसा कहां से आ जाता है। अमित शाह को यही नहीं पता अमित शाह क्या कर रहे हैं कि जो पैसा चला आता है, कभी विदेशों, कभी किसी दूसरे देश से आतंकवादी घुस के चले जाते हैं। अमित शाह क्या सोते ही रहते हैं? ये कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे जागते हैं, या कौन सी पिकनिक पर रहते हैं कि कभी पुलवामा में आतंकवादी घुस कर चले जाते हैं? पता चलता है अमित शाह जी, गृह मंत्री जी सो रहे हैं, मोदी जी सो रहे हैं। कभी पुलवामा, कभी पहलगाम हो जाता है, कभी कौन यहाँ से आ जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी कितनी बार मैंने देखा दिल्ली के चुनाव में चिल्ला कर, छत्तीसगढ़ में चिल्ला कर बोल रहे थे, झारखंड में बोल रहे थे कि कितने बांग्लादेशी हमारे अंदर घुस के आ गए हैं। अच्छा, तो फिर आप कर क्या रहे थे? तो आप सरकार चला रहे हैं या सो रहे हैं, या सिर्फ विदेशों में घूम रहे हैं? कि आप इतने कमजोर हैं कि कभी भी कोई भी आतंकवादी आ जाता है, कभी भी कोई बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर घुस जाता है। और अभी एक ताजा बयान आया था, कभी हिंदू भाइयों को मार दिया जाता है। अभी एक ताजा बयान आया था जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा था कि पुष्पेंद्र भाई टीडीपी और एक सेकेंड, जब भारतीय जनता पार्टी के सत्यम त्यागी भी खुद स्वीकार रहे हैं कि मुख्यमंत्री फ्लॉप है, प्रधानमंत्री फ्लॉप है, गृह मंत्री फ्लॉप है, तो भाई साहब बचता कौन है? सब तो फ्लॉप हैं और इनके बस का भी कुछ नहीं है। सरकार होता है जो व्यक्ति अपना घर न चला पा रहा, जैसे कि रेल वो नहीं चला सकते, हवाई जहाज वो नहीं चला सकते, हमारी धरोहर लाल किला हो, ताजमहल हो, उसकी हिफाजत वो नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुना काहे के लिए गया है? भैया अडानी अंबानी को डायरेक्ट चुन लेगी जनता, तो इससे अच्छा है ये कुछ जो चलाए। जब देश को ये चला ही नहीं सकते तो ये चला क्या रहे हैं? देश जानना चाहता है कि रेल ये नहीं चला सकते, तेल ये नहीं चला सकते, सेल ये नहीं चला सकते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए। क्या चला सकते हैं और क्या कर रहे हैं, इसी का नतीजा है। और इतना अभी जैसे कि इन्होंने कहा कि और इन्होंने क्या, विदेश मंत्री भी खिलाफ है हमारा, इन्होंने कहा अभी खुद इन्होंने स्वीकारा कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और बांग्लादेश हमसे दोस्ती निभाता था। आज बांग्लादेश हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। महाराज, आपकी विदेश नीति बेकार है। आपके नरेंद्र मोदी जी झूला झुलाने वाले हो गए हैं, इसलिए वो उनको झूला झुलाते हैं। वो हमारे अंदर घुस के चले हैं और आप झूला झुलाते हैं, और फिर आप एक ट्रम्प के फोन पर सरेंडर हो जाते हैं। तो आज दुनिया ने आपको मान लिया। तनवीर जी सुनिए, जब नरेंद्र सरेंडर हो जाए, तथ्यों के हिसाब से बात करनी चाहिए। तनवीर जी, तथ्यों के हिसाब से, जनता इनको 2 मिनट भी करने वाली नहीं है। तनवीर जी, तथ्यों के हिसाब से अभी जो आपने बात कही कि ट्रंप के एक फोन पर सीज फायर हो जाता है, ये बात तो विदेश मंत्रालय नकार चुका है। ये बात खुद अभी जब मोदी जी गए थे, ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है। कम से कम प्रधानमंत्री की बात पे तो विश्वास कर लिया करो अगर वो खुद बोल रहे हैं। अच्छा, तो भाई साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पे विश्वास करेंगे क्या? ये मेरे एक बात में कहेंगे कि इसी बिहार की धरा पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, क्या ये प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास करेंगे? पूछिए इनसे। नहीं, देखिए, ये तो राजनीति है, ठीक है, मैं मतलब सफाई नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ ये तो राजनीति है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिसने कांग्रेस पर हमेशा घोटाले के और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उनके साथ गठबंधन कर लिया, तो काफी चीज है। पार्टी के मित्र मानेंगे? ठीक है, ठीक है, पता वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनकी तो पार्टी से हैं। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को मानेंगे? ठीक है, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, ये स्वीकारेंगे? ये तनवीर सफदर जी जो है सरासर झूठ, और एक के बाद कितने झूठ बोले जा रहे हैं। इनको यही नहीं पता है कि इन्होंने कितने झूठ बोल दिए। इनको यही नहीं मालूम है कि इनके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं। ये बस बोले जा रहे हैं।
भाई मेरे तनवीर जी, आप ये बताइए कि गरीबी और बेरोजगारी क्यों है? 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में आ चुके हैं। 90,000 आपने उनको एंट्री दिला दी। अरे भाई, अभी तो निकम्मी सरकार है, निकम्मा गृहमंत्री है जो बताओ इतने करोड़ आदमी देश के अंदर आ गए और आप हिंदुस्तानी नहीं हो क्या? नहीं, आप पाकिस्तानी हो। आ गए? आप उनका आप देश को जवाब दीजिए, आप कौन से नींद में सो रहे थे? नहीं, आप जो रोहिंग्या को हिंदुस्तान के अंदर लेकर आते हो, कौन से नींद सोते हो? नहीं, आप इस देश का क्या आपका गृहमंत्री कौन सी नींद में सो रहा है? कौन सी नींद है जो जागने का नाम नहीं लेती? कुंभकर्ण की भी 6 महीने में। ठीक है, शांत हो जाइए। आवाज डाउन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी, मतलब बिहार की स्थिति पर बात हो रही है तो बातें कहीं और भी स्टार्ट होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कंट्रोल आखिर कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी कई नेताओं ने यह भी कहा कि भैया ये घटनाएं ऐसे तो नहीं रुक सकती, क्योंकि घटनाएं ना तो किसी से पूछकर आती हैं ना बताकर आती हैं, लेकिन कुछ तो कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक कड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी मैंने कहा कि बिहार की जनता आवाज उठा रही है, मतलब कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि भैया बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। देखिए पुष्पेंद्र, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए। आप पहले तो हम बिहार वाला क्लियर कर दें। ये बिहार वाला प्रॉब्लम 10 दिन पहले ही तय हो गया था। कानगंज के कजय वर्मा जी हैं और ये दिल्ली में तय हो गया था कि उनको कैसे मारना है। उनके घर की रेकी हुई थी गोपाल किमका की, और वहाँ पर शूटर वगैरह सब उसको जमा करके सब में ही मार देना था, लेकिन क्लब में भीड़ भाड़ होती है इसलिए घर के पास रेकी करके लोगों ने मारा। अब बात यहाँ पर क्राइम की नहीं है, बड़ा बात यह है कि इसको रोका कैसे जाए और ये क्राइम कैसे हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा त्यागी जी के साथ सहमत हूँ। ये क्राइम देखिए भारत, मैंने आपको कहा, वो तनवीर जी थोड़ा गलत मेरी बात को ले लिए। मैं ये कहा कि भारत में जो आज क्राइम का रेट है वो पहले के बनिस्पत, कांग्रेस सरकार और इस सरकार के बनिस्पत इस सरकार में बहुत कम हुई है, और इस सरकार में बेरोजगारी भी कम हुई है। ये बात मैं बार बार उठाता हूँ कि इस देश में जो एनआरसी और सीएए का जो कानून आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट लाती है, नेशनल प्रोजेक्ट लाती है और करोड़ों करोड़ अरबों रुपया का फंडिंग करती है। कांग्रेस के टाइम में खुद राजीव गांधी ने क्या कहा था कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं और जहां पहुंचना चाहिए वहां 15 पैसा पहुंचता है। आप समझिए 85 पैसा, मतलब 85% कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार थे। कल से नरेंद्र मोदी के टाइम में आप ये कह सकते हैं कि जो खाता खोला वो डायरेक्ट खाते में पहुंचा, तो ये बेनिफिट तो है ना। क्राइम कब नहीं था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब तक क्राइम का लेवल और क्राइम का जो डिजाइन है, स्टाइल है, वो क्या? तब क्राइम होता था अपहरण। आज योगी जी एक मॉडल इसलिए बन गए, पूरे हिंदुस्तान में योगी का आप देखिए, लोगों को योगी तो उत्तर प्रदेश में याद आते हैं, लेकिन योगी का जो स्टाइल है वो मोदी जी पर फिट पड़ता है। और लोग सोचते हैं कि ये है, अगर मोदी है तो हिंदुस्तान में मुमकिन है। पाकिस्तान भी डरता है, चाइना भी डर रहा है, टर्की भी डर रहा है, अमेरिका भी डर रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा। अब ये लोकल क्राइम पर तो देखिए, कल आप देखिए महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर के उठ गई। मंत्री और राज ठाकरे मिल गए और बोले मानुष माटी हमला, वहाँ एक मानुष माटी कहते बंगाल में ममता दीदी और यहाँ कह रहे मराठी। अब जरा सोचिए क्राइम का लेवल कहाँ जा रहा है। अभी आप सुने होंगे कि निशिकांत दुबे जो भाजपा के एमपी हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर हिम्मत है तो मनसे के नेताओं को जरा उर्दू भाषी को बोल के दिखाए। क्या गलत बोला उन्होंने? भाई आप मुसलमानों को कहिए ना, बोलो उसको मार के दिखाइए, और फिर अगर नहीं मारना है तो बिहार में आके मारिए ना लोगों को। तो बिहार के लोग ठोक के बताएंगे कि कैसे होता है। बिहार और यही के यहाँ के लोगों के पैसे से आप पल रहे हैं। टाटा बिरला जो भी है वो सब बाहर के हैं। तो ये कहना बड़ी मुश्किल है। क्षेत्रीयवाद और नेशनल लेवल पे जो क्राइम का लेवल है, हमें समझने की जरूरत है। आज देखिए हत्या कम हो गई, किडनैपिंग कम हो गया, अभी साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अब हम लोग को ये सोचना है कि जो पहले शूटर होते थे, यूपी में क्या था? यूपी में एक ऐसा जंगल राज था कि शहाबुद्दीन निकलते थे साहब, बिहार में तो वो बंद हो जाता था, वहाँ कोई और निकल रहा तो वो बंद हो जा रहा था, कोई जमीन हड़प रहा है। आखिर ये मामला क्यों? पहले कोई मस्जिदें नहीं गिरती थी, पहले कोई एनफोर्समेंट नहीं होता था क्या?
ये सारे इनक्रोचमेंट कब हुए? कांग्रेस के टाइम में हुए। और वो क्राइम देखिए जब हैबिट बन जाती है तो कहावत है नेचर सिग्नेचर कैनॉट बी चेंज। आपका एक नेचर बन गया क्राइम करने का। अभी ये सरकार में पुलिस में भ्रष्टाचार है। अभी पुलिस जो इसको एनकाउंटर की है बिहार में, वो क्यों की है? क्योंकि नीतीश ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया डीजीपी को कि आइदर आप उसको फाइंड आउट करो नहीं तो हम आपको सस्पेंड करेंगे। तब जाके ये कार्य हुआ। तो ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सुशासन बाबू हम और आप नहीं कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री को, ये बिहार की जनता चाह रही है। हाँ, और हेमंत गुप्ता जी एक चीज और है, क्योंकि अगर हम यूपी और बिहार की तुलना करें तो बिहार में जितनी घटनाएं बढ़ रही हैं उस हिसाब से एनकाउंटर कम दिखाई देते हैं, जिस हिसाब से यूपी में रोज कहीं ना कहीं एनकाउंटर हो जाता है। सच्चाई तो ये है पुष्पेंद्र जी कि 2005 में जो आंकड़ा था 3.2%, 89% था। लालू जी राबड़ी जी के टाइम में क्राइम का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए और आज का क्राइम रिपोर्ट है 2.2। तो आप कैसे कर सकते हैं कि क्राइम बढ़ गया? क्राइम तो लेस हुआ आपको। अगर आप देख लीजिए बंगाल में ममता दीदी है, महिलाएं असुरक्षित है, वहां पर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा हिंदू मारे जा रहे हैं। आप क्राइम लेवल की बात करें, मैं इसलिए त्यागी जी की बात का समर्थन कर रहा हूं कि आप अपने से मत बोलिए, आप इमोशनल मत बोलिए। जब आप नेशनल टीवी पे बैठते हैं यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द डाटा। एनसीआरबी का डाटा है, ओबी का डाटा है, लोकल लेवल का डाटा है, पुलिस का डाटा, बहुत सारे डाटा है जो आपको मिल जाएंगे। अनटिल अनलेस जब तक आप इसका नॉलेज नहीं लेते नेशनल टीवी पर नहीं बोलना चाहिए। नेशनल टीवी पर जब आप बोलते हैं तो करोड़ों लोग इसको सुनते हैं और उससे अफेक्टेड होते हैं। इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि हम टीवी पर बैठे हैं, इसका इम्पैक्ट बढ़ने जा रहा है। तो क्राइम लेवल आज इंडिया में बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि क्राइम नहीं होना चाहिए था, और ये अगर हुआ है तो इसलिए योगी मॉडल होना चाहिए। आपके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया। आपके पास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक मिनट में मुझे 10 सेकंड और दीजिए, अपने पास जो क्राइम का जो हमारा लेवल है, जो सीआरपीसी था हमारे पास, उसमें बहुत सारे लेगुना थे, तो उनको हटा करके देखिए नए कानून आया। अभी बहुत सारे नए कानून में ऐसे कानून हटाए गए जिसके चलते ये देर होती थी। अदालतों में करोड़ों करोड़ केस लंबित है, लेकिन आज की सरकार अभी क्या कर रही है? कानून बदल रही है, कानून के हिसाब से लोगों को सजा दे रही है, और कुछ सजा जरूरत है इमीडिएट। जो जैसा करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर ऑपरेशन में भी कहा कि भाई हम ऑपरेशन को फॉर द टाइमिंग पॉज किए हैं, रोके हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन जो हमें रोकेगा हम उसको ठोक के मारेंगे। तो ये क्यों? ये एक संदेश है, अगर आप क्राइम करोगे अब मारे जाओगे। योगी जी ने कहा हम इंस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए वहां क्राइम का लेवल घट गया। गलत क्या? सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए, क्यों नहीं लोग योगी जी को? क्योंकि वो गलत क्या? जो क्राइम करेगा उसका घर डेमोलिश करो। ठीक है। एक आदमी की फैमिली पूरी चली जाती है, पूरी जिंदगी उसको गुजर जाते हैं, आप उसको मार के आप कहते हैं कि साहब हम उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए भाई? उसको इंस्टेंट सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को इम्पैक्ट पड़े और लोग डरे। जब तक लोगों में खौफ नहीं होगा आप नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा कड़ा कदम तो सरकार को उठाना पड़ेगा कि अपराधियों में खौफ उस तरीके से बैठ जाए कि वो इस तरह का अपराध करने की हिम्मत ना करे। तनवीर जी, क्योंकि चुनावी दौर है, अब ऐसे चुनावी दौर में नहीं त्यागे जाऊंगा मैं, ऐसे चुनावी दौर में मुझे इनका जवाब देना है। अभी तनवीर भाई ने बहुत सारी चीजें नहीं सुन लीजिए, आपके पास आ जाऊंगा, मेरा सवाल मत काटिए, नहीं सुन लीजिए, मेरा सवाल मत काटिए। तनवीर जी सवाल ये है, क्योंकि चुनावी दौर है, चुनावी दौर में जहां सभी विपक्षी दल, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा अभी उत्तराखंड का, वहां पर पंचायत चुनाव है, तो वहां पर क्या किया जा रहा है? कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है हरीश रावत जी के नेतृत्व में, न्याय यात्रा। तो उसमें क्या है कि बीजेपी के कारनामे हैं, कुछ भी कह लीजिए, जो विफल नीतियां हैं उनको बता रही है। तो ऐसा ही क्या आप बिहार में करेंगे कि भैया इस सरकार में ये सब चीजें हो रही हैं और वोट मत दीजिएगा? लेकिन यहां पर एक समस्या ये देखने को मिल रही है, जो आपके खुद के सहयोगी दल हैं, आम आदमी पार्टी, उसने भी खुद ऐलान कर दिया कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि कई स्टेट के अंदर भाजपा के साथ, केंद्र में तो उनके साथ हैं और स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। बहुत जगह ऐसा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो ये तो दोनों पे अप्लाई होता है। दूसरी चीज, हेमंत भाई से मैं थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगा
कि आप एज ए लीडर नहीं बैठे हुए थे। आप अगर मोदी जी की 10 तारीफ करें तो 2 तो उनकी नाकामयाबी रही होंगी। आपने उनसे प्रकाश डालने का कोई एक प्रश्न भी नहीं उठाया। नहीं तनवीर जी, ये बात तो आप भी कर सकते हैं, अगर 100 नाकामियां हैं तो 2 तारीफ आप भी कर सकते हैं। आप योगी जी के मॉडल, अगर बिहार योगी जी का मॉडल पसंद करेगा, कौन सा मॉडल? वो मॉडल जहां पर एससी और ओबीसी को महिलाओं के पेशाब से नहलाया जाए, जहां पर एससी और ओबीसी को गंजा करके फेंक दिया जाए, जहां पर सरकारी विद्यालय बंद करा दिए जाएं और बच्चों को पढ़ने के लिए उनका भविष्य चौपट कर दिया जाए, वो मॉडल जहां पर दारू के ठेके तो बढ़ाए जाए और विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। डूबेगा नशे में इंडिया। अरे हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने एक स्लोगन दिया था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और ये दारू के ठेके खुलवाते हैं और विद्यालयों को बंद कराते हैं। क्या बिहार ऐसा मॉडल चाहेगा? बिहार बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा, जागरूक प्रदेश है। वो विद्यालय बंद करवाने वालों को नहीं ला सकता, वो विद्यालय बंद कराने वाला मॉडल नहीं ला सकता। हेमंत जी, जहां विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं उस मॉडल को आप क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, समय कम है। हेमंत जी, जहां पर सर मुलाया जाता है, जहाँ पेशाब से नहलाया जाता है, सवाल पूरा नहीं हो पाएगा। हेमंत जी, जहाँ पर दारू के ठेके खोले जाए और विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं, तनवीर जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो सीधा सीधा ये सिद्ध कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चोर है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है। चलिए ठीक है, समय कम है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े रहने के लिए। लेकिन बिहार की जो स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, कानून व्यवस्था चरम पर है और विपक्षी दल भी आवाज उठा रहे हैं कि भैया जंगल राज देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है कि वो लोग तो बिल्कुल सवाल ना करें जिनकी सरकार में खुद जंगल राज हुआ करता था। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।